करवाएंगे अभी। अभी तो क्या, जैसे जैसे देख रहे हैं बच्चे वैसे वैसे अपना भेज रहे हैं ना। ऐसा भी है, एक स्टूडेंट ऐसी भी है हनुमानगढ़ से जिसने सिलेक्शन ही यूट्यूब से लिया है। और और जो हनुमानगढ़ से जो लड़की है उसने केवल यूट्यूब से हमारी वीडियोस देखी थी, जो मैंने जो टेस्ट के सॉल्यूशंस कराए थे। एक क्वेश्चंस जैसे कि 3D के कराए थे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कराए थे, 150 200 क्वेश्चंस। तो मैंने जो भी 1000 1500 2000 क्वेश्चंस कराए थे, कुछ उनका बेनिफिट, कुछ उसने थोड़ा बहुत अपनी स्टडी की होगी, नॉर्मल कॉमन सेंस। 60% ही टोटल क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए, मतलब 60 क्वेश्चन चाहिए थे, उनके हो गए, अच्छे स्कोर बैठा था। 75 क्वेश्चन और बैठे थे मैथमेटिक्स के अंदर। फिर इसके उपरांत जैसे कि कुछ बच्चे यहाँ लास्ट के क्रैश कोर्स में भी पढ़े थे, जैसे कि 30 बच्चे मैं बता रहा था बीएससी के, उनमें से जैसे कि सोनल, मनीषा, लालचंद और ऐसे कई नाम हैं जो मुझे याद नहीं है, 8-10 बच्चे जिन्होंने, कुछ को मैंने जैसे वीडियोज अवेलेबल कराई थी, जो आ नहीं पाएंगे सर वीडियोज दे दीजिए, तो उन्होंने वीडियोज से पढ़ा था। तो मेन जो रोल रहा था वो मोस्टली ग्रेजुएशन का रहा था, जिसने सही समय पे समझदारी दिखाई थी, ग्रेजुएशन पे थोड़ा सा फोकस दिया था, उनका सिलेक्शन हो चुका था। क्योंकि 80 क्वेश्चंस तो ग्रेजुएशन के थे समथिंग में, कुछ 11 12 कुछ 9 10 के कुछ क्वेश्चंस आप खींच भी सकते हो सकता है कि टीचिंग मेथड के जिनके बच्चों के क्वेश्चंस बैठ गए वो 60 क्रॉस कर चुके थे, जिनके नहीं बैठे वो 60 से नीचे चले गए थे, कि मैथ तो लगभग सबका इक्विवेलेंस ही गया था। और जिसका टीचिंग मेथड और मैथ के साथ बैठ गए वो 70 तक पहुंच गए थे, 70 72 75। लेकिन ये आप ये मान के चलिए, चाहे पेपर टफ था या इजी था, बस इस पर तो अब आपको केवल मंथन करना है, अपनी कमियों को निखारना है। जैसे कि आप जानते हो, जब इंडिया भी अगर वर्ल्ड कप हार जाती है तो 5 साल बाद अगला वर्ल्ड कप आता है, तो उन गलतियों का मंथन किया जाता। कोई भी टीम हार जाती है तो मंथन किया जाता। ऐसे नहीं होता कि भाई ये हमारे हाथ से निकल गया तो आगे तो हमें कभी सफलता मिलेगी नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन जो कमियां हमने पुरानी भर्ती में की हैं वो कमियां दोबारा ना रहें। क्या होता है, आपने देखा होगा, जब मैच चल रहा हो और मैच चल रहा हो, सामने वाली टीम को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हमने 350 रन बना दिए, हम तो आसानी से चेज कर लेंगे। यही कॉन्फिडेंस था बच्चों के अंदर मोस्टली, कि भाई हमें 11 12 रटा हुआ है, कुछ ग्रेजुएशन का रटा हुआ है, तो हमारा सिलेक्शन क्या होगा, 100% श्योर होगा। बाय द वे कंडीशन क्या होती है कि सपोज करो दूसरी टीम खेल रही है और उस खेल से 100 रन पे 150 रन पे 8 विकेट गिर भी गए, तो एक प्लेयर ऐसा भी हो जाता है कभी कभार जो 350 को भी चेज करवा सकता है। और यही कंडीशन वहाँ रही, आपने जिस प्लेयर को कमज़ोर समझा वही प्लेयर ज़्यादा आ गया, और वही प्लेयर ज़्यादा आ गया तो आपकी बैटिंग कमज़ोर पड़ गई या फिर आपकी बॉलिंग कमज़ोर पड़ गई, इस कारण आपका सिलेक्शन थोड़ा सा वांछित रह गया। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, समस्याएं होती हैं तो समाधान होता है, और समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा। जिस दिन आपके भाग्य में होगा उस दिन आप चाहे आंख बंद करके टिक लगा देंगे, उस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी। और वो वैसे तो मिलती नहीं, फिर भी मेहनत करने की आवश्यकता जरूर होती है। बट अगर आप इस बार मेहनत बहुत अच्छे स्तर से कर रहे हो, और इसकी गारंटी हम लेते हैं, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस, ग्रेजुएशन का हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का हो या 11 12 का पोर्शन हो, आप तो इसी को पढ़ जाना और जो टेस्ट लें उनको दे जाना, कहीं भी कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 85 मतलब 80% प्लस आपको यहीं से मिल जाएगा, पेपर मैथ का 80% प्लस मिल जाएगा, इसकी हम गारंटी दे देते हैं। भले नहीं मिले तो हम यहीं रहेंगे, घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं। 80% प्लस की कहा है मैंने, कम नहीं, प्लस ही मिल जाएगा। अब आप कितना कर पाते हो वो डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पर, और इसी कारण आपको बोर्ड के ऊपर इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है,
क्योंकि 2.5 घंटे में आप वहाँ पर अपना संतुलन खो देते हो कि भाई 60 क्वेश्चन करना भारी हो गया था बच्चों पर, जहाँ बच्चों को 40% का क्राइटेरिया पास करना था, जिसमें टोटल 905 बच्चे शायद पास हुए हैं, और 905 बच्चों में से हो सकता है कुछ फर्स्ट ग्रेड में भी हो गए हों, तो वो भी खाली जाएंगी कुछ सीटें, तो यानी कि वही आपकी 850 के समथिंग ज्वाइनिंग ले पाएंगे। तो शेष जो बची हुई 700 पोस्ट हैं, जिसमें ओबीसी की तो प्रॉपर बची हुई हैं, पहले जनरल की भरी जाती हैं, तो जो बच्चे एसटी एससी जो ईडब्ल्यूएस और इनसे ओबीसी से क्वालिफाई होते वो जनरल में चले गए, तो उनकी सीटों पर थोड़ा सा कब्जा हो गया। अब जो शेष सीटें बची हुई हैं 300-400 तो ओबीसी की बची हुई हैं, वो सीधे जो नेक्स्ट वैकेंसी में आपकी में ऐड हो जाएंगी, तो ऐसा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली आपकी अच्छी वैकेंसी दोबारा से सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेगी, जिसमें मैथ की पोस्ट कम से कम 1000 के समथिंग तो रहेंगी। पिछली बार 1400, 1500, 1600 पोस्ट थी, 1600 पोस्ट थी, तो आपके कम से कम 1000 के समथिंग पोस्ट तो फिर से देखने को मिलेगी। हाँ, इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दोबारा, फिर आप ये मान के चलना रियली में फिर आप कमज़ोर हो। किसकी? अब खोलते इस वजह से नहीं है क्योंकि अब कहा है बच्चा आईएएस और आरएएस बनना चाहे, और आईएएस आरएएस या सबसे इजी सब्जेक्ट पकड़ना चाहे कि भाई बच्चा पता चल गई कि भाई मैं मैथ लूँगा तो भी मुझे जीके पढ़नी, साइंस लूँगा फिजिक्स लूँगा तो भी मुझे जीके पढ़नी, मैथ पढ़नी रीजनिंग पढ़नी, इसका कोई रोल ही नहीं है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी, मुझे इतिहास पढ़ना। तो इस कारण बच्चा अब क्या करता है 12th तक साइंस ले लेता है, नहीं साइंस का स्कोप बहुत कम कर दिया है एट ए प्रेजेंट, तो वही पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ये लेते हैं, और 10वीं 11वीं 12वीं से ही बेटा आईएएस की तैयारी कर, बेटा आरएएस की तैयारी कर, तेरे सिवा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, 6 साल तैयारी कर, 7 साल तैयारी कर, 8 साल तैयारी कर। अब जगह तो वो आप जानते हो प्रशासनिक अधिकारी की भी कितनी निकलती हैं, सभी तो हो नहीं सकते, अब सभी हो नहीं सकते तो वो नीची जॉब करना चाहते नहीं, सभी हो नहीं सकते, तो ये सिचुएशन बन चुकी है। अब क्रेज जो चल रहा है सिविल सर्विसेज की ओर चल रहा है, कुछ समय तक चलेगा, 1 2 3 4 5 वर्ष तक, जब वहाँ से हताश हो जाएंगे बच्चे फिर दोबारा से साइंस की तरफ क्रेज आएगा। अभी स्कोप खत्म हो चुका है, कॉलेजों की स्थिति ऐसी हो चुकी है, बीएससी वाले कॉलेजों की स्थिति जहाँ प्राइवेट कॉलेजों में मैथ के एडमिशन्स नहीं है, साइंस के एडमिशन्स नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें नहीं भर पा रही, तो प्राइवेट कॉलेजों को तो कहाँ से एडमिशन्स मिलेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, तो घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा सा क्रेज कम हुआ है, अब आप तो बीएड कर किए हुए हो, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड 2-3 विकल्प हैं, कुछ वैकेंसीज भी हैं, 1-1.5 लाख वैकेंसी यूपी में देखने को मिलेंगी। अभी जस्ट भरतपुर आगरा से लगा हुआ इलाका है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन इधर की साइड से आगरा, देखो एरिया बढ़िया हो, नौकरी कहीं करो, एरिया अच्छा होना चाहिए। लाहौर के बच्चों को पढ़ाओगे, मथुरा, अभी तो कह रहा है, देखो सिटी अच्छी हो और वहाँ आपको रहने में भी कंफर्टेबल फील हो, जॉब करने में भी कंफर्टेबल फील हो, तो वहाँ जॉब करना चाहिए, हमारा मानना है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एलटी ग्रेड 10,000 पोस्ट जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की आ रही हैं, एक आश्रम पद्धति की होती है वहाँ पर, 3 वैकेंसीज तो ये हो जाएंगी। फिर यूपी टीजीटी पीजीटी शायद रीओपन हो जाए, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट अगली वैकेंसी और देखने को मिलेगी यूपी टीजीटी पीजीटी की, तो ये तो अलग हो गए। टेट और सुपर टेट वाली वो अलग हो जाएंगी, वो तो उसके लिए चाहिए। देखो टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने उस दिन भी बताया था, टीजीटी पीजीटी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, सुन लो, टीजीटी में तो केवल आपको चाहिए क्या, जो भी है बीएससी, सुनो करो पहले, बीएससी प्लस बीएड या बीए प्लस बीएड, बात खत्म, बस बीएड चाहिए, सीटेट नहीं चाहिए, सुन लो सीटेट नहीं चाहिए। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर भरते हो, बाय द वे आपने बीएड नहीं किया और एमएससी कर ली है, बीएड नहीं किया और एमएससी कर ली है, तो भी आप एलिजिबल हो, इसमें केवल चाहिए एमएससी, बीएड की भी नीड नहीं रहती। अगर आपके पास बीएड है
तो उसके 5 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपके पास बीएड है, एमएससी नहीं है तो नहीं भर सकते इसमें। इसमें क्वालिफाइंग मतलब इसके लिए क्या चाहिए आपको, केवल एमएससी। ठीक है भाई। टीजीटी पीजीटी पेमेंट की बात करें तो ओपनिंग सैलरी कम से कम 60,000 से 70,000 से कम है नहीं, दोनों की सीधे ही उसमें लगते है ना। दूसरा, आवाज नहीं भाई, देखो इसमें क्या है, दोनों पेपर में नो नेगेटिव, चाहे टीजीटी का दो या पीजीटी का, दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आवाज नहीं करते भाई, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो देख लीजिए। बाय द वे, हो सकता है यहाँ सफलता ना मिले तो दूसरी जगह मिल जाए, हमें तो बच्चे पढ़ाने, कहीं के पढ़ाओ, और पेमेंट से मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसमें 125, 125 क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन होता है 2 घंटे। 125 क्वेश्चन 2 घंटे। यहाँ कितने आते हैं, 150, 2.5 घंटे मिलता है। ठीक है। मैथ, पूरे मैथ के आएंगे, कंप्लीटली मैथ के आएंगे, जीके वगैरह का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। फिर वो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के बाद केवल आपका स्कूल आवंटित होता है, फिर डाइट में जाते हो, डाइट से जाने के बाद निदेशालय के डाइट्स के बाद सीधे आपका ज्वाइनिंग लेटर लेके आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं है, अदर स्टेट जनरल में जाएगा बस। जैसे पिछली बार जनरल की टोटल जब टीजीटी की जगह निकली थी तो वो थी 1000 कुछ 89 कुछ थी, 1070 के समथिंग, 1070 जगह जनरल की, जिसमें से 10% सवर्ण के हटा दो, 10% सवर्ण के हटाते हो तो 970 जगह बची। अब 970 में से और छोड़ दो, कुछ उनकी फिक्स हो जाएंगी, जैसे कि कुछ हैंडीकैप्ड वगैरह की होती हैं, 70 जगह अलग हटा दो तो 900 जगह बची। अदर स्टेट के लिए 900 जगह के कम होती हैं क्या? आपका कमज़ोर तो बिना, राजस्थान वाले कमज़ोर हैं का? तो आप इंटेलिजेंट हैं। जो पास करते हैं ना, जहाँ पिछली बार भी फर्स्ट रैंकर से जो पास हुआ है वो भरतपुर का ही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो टॉपर है ना वहाँ, वो राजस्थान के ही बनते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल देना कि अदर स्टेट है। अगर आप सीधे जनरल में काउंट हो रहे हो, 5% कोटे में काउंट नहीं हो रहे, तो आपके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फिर यहाँ पर ये तो होता है हमारे पास टीजीटी पीजीटी, सैलरी आराम से 60,000 से नीचे नहीं मिलेगी लगातार, नेगेटिव नहीं है। फिर एक होती है एलटी ग्रेड। हाँ भाई, एलटी ग्रेड 1 साल का होता है, शायद इसमें नहीं होता होगा तो 1 साल का लास्ट। ये एलटी ग्रेड होता है, जैसे यहाँ सेकंड ग्रेड होती है वहाँ होती है एलटी ग्रेड, है ना, ये सेकंड ग्रेड की तरह होती है वहाँ पर। ठीक है। इसमें आपका एक जीके का पेपर होगा और एक होगा मैथ का पेपर। इसमें शायद क्वालिफाइंग स्कोर कर रखा है कुछ, वो देख लेना आप एक बार। इसमें सीटें खाली चली जाती हैं, इसमें पिछली बार सीटें खाली गई थी, इसके अंदर भी एलटी ग्रेड के अंदर तो सीटें खाली चली जाती है, इसमें जीके का प्रावधान हो जाता है। अब सुनो एक चीज़ और सुनो, अगर आप राजस्थान की जीके को पढ़ते हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 6 महीना, और दूसरे स्टेट की जीके को पढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। अब यूपी की जीके ज़्यादा बड़ी तो हो नहीं, जो राजस्थान की जीके इतनी बड़ी, यूपी की जीके छोटी सी जीके, कुछ करंट के क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन, शायद एक ही पेपर होता है उनका, पेपर एक ही होगा, 30 प्लस 70 या फिर कुछ ऐसा होता है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं कि 30 क्वेश्चन जीके के या 20 क्वेश्चन जीके के, 80 क्वेश्चन मैथ के, या 30 क्वेश्चन जीके के और 70 क्वेश्चन मैथ के, ऐसे एक ही पेपर होगा इसमें भी। हाँ, इसमें जीके का थोड़ा सा प्रावधान हो जाता है 30 क्वेश्चन का, और फिर इसके लिए क्वालिफाइंग स्कोर है जन 40% है, जन 35% है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये पास करते ही आपका सिलेक्शन, यहाँ भी आप दावेदारी, 10,000 वैकेंसी आ रही है 100%, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर 100% 10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी एलटी ग्रेड की। इसमें सीटेट नहीं चाहिए अब वहाँ तो कौन जाएगा, वहाँ तो कंडीशन लगा दें कि तुम्हारे पास या तो तमिल आनी चाहिए, या तुमने 12th तमिल से पास करी हो,
ऐसे कर्नाटक जहाँ जो इधर स्टेट्स में जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज का लगा देते हैं। या झारखंड है, झारखंड ने आपके लगा दिया शायद। अब कोई ना कोई कंडीशन लगा, उत्तराखंड वाले कुछ कंडीशन लगा दें, आपने कम से कम 10वीं हमारे राज्य से पास की हो, या कम से कम 12वीं हमारे राज्य से पास की हो, या आपके माँ बाप हमारे राज्य में नौकरी करते हो पहले से कम 5 वर्ष से ज़्यादा, तो कोई ना कोई कंडीशन लगा देते हैं अदर स्टेट को बाहर निकालने के लिए। जबकि एमपी एलिजिबल कर देता है, इधर से यूपी लागू कर देता है, इधर से हमारा राजस्थान भी सभी को एलिजिबल कर देता है। इसमें नेगेटिव होती है, इसमें नेगेटिव रहेगी, इसमें नेगेटिव रहेगी। इसमें वो आवश्यक है आपको बीएससी और बीएड दोनों, बीएससी और बीएड। एक होती है जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है भाई। इसके लिए शायद नेट की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए शायद नेट की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक पेपर होगा प्री का मैथ का, और फिर मेंस होगा रिटर्न में। मेंस जो होगा वो लिखित में होता है, मेंस किस में होगा, लिखित में। और यही चीज इस बार हरियाणा कर रहा है। हरियाणा ने क्या किया, जैसे फर्स्ट एड है या जो भी वैकेंसीज ले रहा है, जैसे कॉलेज लेक्चरर की लेनी है या फर्स्ट एड की लेनी है, तो पहले तो लेंगे वो प्री, एक तो क्वालिफाइंग स्कोर वाला हो गया, फिर लेंगे प्री। प्री लेने के बाद प्री को क्वालिफाई करता है, मैथ का होगा प्री, जो क्वालिफाई करेगा तो फिर मेंस रिटर्न का देगा। अब जो स्कोप है, अभी आप लग जाओगे तो अच्छा रहेगा, तो 2, 4, 5 साल बाद कठिनाई का स्तर और बढ़ा देंगे। अब वो नॉलेज रटने वाली नहीं रखेंगे, फिर वो अब आप पे प्रूव करना भी आना चाहिए। मतलब अब तक तो रट लिया और हमें बस वहाँ टिक करके आना है, फिर वहाँ क्या करेंगे, प्री को क्वालिफाई करो, फिर मेन लिखित का दो। पर आप सोचेंगे जब हम मेन लिखित को ही दे देंगे तो थोड़ी सी जीके पढ़ के आईएएस की तैयारी नहीं करेंगे का भाई। 500 नंबर मैथ का पेपर होता है, कितने नंबर का होता है, 500 नंबर का। और हमारी कट ऑफ आईएएस की 1000 पे हमारा 100% सिलेक्शन, 900, 950, 1050 से ऊपर कभी कट ऑफ नहीं गई 2025 में से। 2025 टोटल होता है, इसमें आपका भाई 36% तो इंटरव्यू में नंबर देगा ही देगा एग्जामिनर भाई। 250 नंबर का होता है इंटरव्यू, 250 या 225 नंबर का इंटरव्यू होता है, 36% तो नंबर देगा ही देगा। 200 नंबर के हिंदी और इंग्लिश के निबंध या जो चीज़ें आती हैं उनमें से 100 नंबर तो वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। पर 500 नंबर की हमारे हाथ में खुद के में मैथ है, जिसमें मेन रोल ग्रेजुएशन का है। उस पर अगर आपकी अच्छी कमांड है तो 300, 350 से स्कोर कभी कम ला ही नहीं सकते। अगर आप एक टॉपर से टॉपर बच्चे को देख सकते हो, जो पहली रैंकर से पास हुआ हो आईएएस में, उसके मेंस के पेपर का स्कोर देखना, और साथ ही अगर किसी बच्चे ने मैथ से अगर आईएएस दिया हो और उसका स्कोर देखना मेंस का, हमेशा उसका ज़्यादा मिलेगा और दूसरे का क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अदर सब्जेक्ट में कम हो सकता है, लेकिन स्कोर के लिए मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि स्कोर करते वक्त एग्जामिनर क्या हर स्टेप के नंबर देता है। अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो काटेगा कहाँ, बस लिखना थोड़ा अच्छे से पड़ता है कि हर स्टेप का थोड़ा सा ध्यान रखो, तो एग्जामिनर काटेगा कहाँ। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है 8 तो देगा ही देगा, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 17 तो देगा ही देगा। अगर आधे पे रुक गए तो 10 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी आपने मेंस में ले रखी है और पॉलिटिकल साइंस का लिख रहे हो, अब आता नहीं उल्टा सीधा लिख रहे हो, तो किसके नंबर देगा, वो किसी के नंबर नहीं देगा। लेकिन गणित की प्रोसेसिंग आपने की है तो आधे नंबर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो क्वालिफाइंग स्कोर के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छी सी तैयारी करो और सिलेक्शन लो। क्या कह रहा है बताओ, आधे घंटा बच रहा, कचौड़ी मंगा ले। और मौसम ठंडा होता है भाई, वो तो पहले ही डिसाइड किया जाता है, सडनली डिसाइड नहीं किया जाता ना। किसमें, हाँ ईएमआरएस की, अब वो अलग आती है, उसका तो अलग है भाई। उसमें तो भले ही मैं तो कहता हूँ समय बर्बाद करना ही है। उसमें क्या होता है कि पहले वो पास करना पड़ता है, फिर जैसे सोसाइटी वगैरह में वैकेंसीज निकलती हैं तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर वहाँ अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ उनके जो जानकार होते हैं उनको ले लिया जाता है, आपको बुलाते भी नहीं। हाँ नहीं, वो हो जाते हैं, पर वो सोसाइटी उनका फंड रिफंड करती है, तो वो लंबी प्रोसेस है। उसमें तो मैं नहीं कहूँगा कि आप जाओ और अपना समय बर्बाद करो, उसमें समय बर्बाद होगा मोस्टली। इसमें तो भर दो, करना क्या है, भर दो, तैयारी करो,
पास करो, ज्वाइनिंग लो, और जो टॉपिक ना हो वो मुझे बता देना, उसको मैं बता दूंगा आपको। जो जो टॉपिक मैच नहीं कर रहा उसे मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जब पहली बार तैयारी करता है बच्चा, कोई पेपर पास नहीं होता, दोबारा करता है शायद ना हो, लेकिन जब उसकी तैयारी प्रॉपर चरम सीमा पे होती है तो फिर तो वो किसी भी पेपर में बैठ जाए, वो सभी के सभी उसके क्या होंगे, पास होते चले जाते। फिर एक साथ ही कई कई नौकरियां मिलती हैं। कभी आपने सुना हो कि मैंने इतनी तैयारी की मुझे नौकरियां नहीं मिली, और एक साथ मिली मुझे 11 नौकरियां। अब कैसे मिली भैया? 11 नौकरी अब ना मिली, ये पुरानी जो तैयारी चल रही है ना भाई के बलबूते पे तो 11 नौकरी मिली है एक साथ, क्योंकि एक साथ काम आ गया वो। हो सकता है कि 10 साल आप मेहनत करो और 10 साल तक आपको कोई भी उपलब्धि ना मिले, और हो सकता है कि एक साल में आपको इतनी उपलब्धियां मिल जाएं जितनी 10 साल में नहीं मिली। वो जो 10 साल आपने जो मेहनत की है वो एक साथ आपको इकट्ठी मिल जाती है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, और मेहनत का फल 100% आपको एक ना एक दिन मिलता है। लेकिन बच्चा क्या है, आज की जो पीढ़ी है वो थोड़ी सी स्वार्थ भावना से जुड़ी हुई है कि भैया आज मैं मेहनत करूं तो वो आज ही फल मिल जाए, कल नहीं मिले। और जो मेहनत करने वाला होता है वो फल की चिंता नहीं करता, डेफिनेटली उसको मिलता ही मिलता है। आप तो केवल कर्म पे विश्वास करो, अपनी ओर से पूरा की पूरा 100% दो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको सफलता मिले ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि क्लासरूम के अंदर जितने बैठे हैं, नेक्स्ट वैकेंसी में जो सीटें खाली हैं या जो जुड़ के आएंगी, सभी की सभी एक ही बार में क्या हो, सफल हों, ठीक है। असफल शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। असफल शब्द एक ही शब्द पे आएगा कि अगर आपकी तैयारी कमजोर होगी तो। अगर आपकी तैयारी बहुत पावरफुल है तो फिर कोई डाउट ही नहीं बचता, असफलता शब्द तो आता ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, देखो दो कंडीशन हो रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ कुछ टॉपिक, हो सकता है कि मैं टफ प्रोसेस ले लेता हूँ और टफ टफ टॉपिक पढ़ा देता हूँ, तो वो बच्चों को हो सकता है कि कुछ बच्चे जैसे नए आते हैं कि सर हमारी समझ नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन वही चीज़ एग्जाम पेपर में आएगी। जो आपकी समझ नहीं आ रही है ना, वही चीज़ कहाँ आएगी, एग्जाम पेपर में। आरपीएससी को पता है बच्चा कहाँ कमज़ोर है, आरपीएससी को पता है बच्चे को किस टॉपिक में पढ़ने में मन नहीं है, उसी टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। इसी कारण मैं प्रत्येक टॉपिक को विस्तार से आराम आराम से पढ़ाता हूँ कि जो भी टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं बचे। और ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते भी हो जाते हैं, अगर टफ प्रोसेसिंग आ जाती है तो कुछ में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है, तो उसका बेनिफिट आपको सीधे एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। प्रैक्टिस करते रहो, निरंतर करते रहो। अब रिजल्ट तो आ गया है, तो 1 महीने में शायद वैकेंसी वगैरह अनाउंस हो ही जाएंगी, फॉर्म फिलअप हो जाएं उससे पहले तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर तो वैकेंसी फिर तो होनी है भर्ती, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कॉन्सेप्ट था क्या, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। कौन सा बिंदु, सीमा बिंदु। क्या चीज, क्लोज सेट। क्लोज तो सीमा के बाद आवेगा, किसकी, देखो सफलता वो चीज़ें हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अभी जैसे बच्चे आएंगे ना, अभी तो खैर वो दूर दूर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जब आएंगे हम तो कुछ कहेंगे नहीं, आप उनसे सुनना। जो सेलेक्ट होते हैं वो अपनी ज़बानी आपको बताएंगे कि क्या संघर्ष होता है, सही सिलेक्शन आपने किया है या नहीं किया है, या क्या कारण थे जो उनका सिलेक्शन हो पाया किसी और का नहीं हो पाया। वो सारी चीज़ें क्या होता है, जिनका सिलेक्शन होता है वही बताता है। और हमेशा दूसरे से अनुभव लेना चाहिए अगर मिलता है तो, इसमें कोई दोहराए नहीं। अगर अनुभव नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, अगर अनुभव मिलता है तो दूसरे से हमेशा अनुभव लेना चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस बढ़ते जाओ, जितना अनुभव है उसको लेते जाओ और हमेशा आगे बढ़ते जाओ, उसमें कोई दोहराए नहीं। हाँ जी, एडिंग डालेंगे आप क्या, लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु। हाँ जी,
मैंने आपको एक कल क्वेश्चन बताया था और एग्जाम्पल दिया था, टिंडल इफेक्ट्स बताया था, क्लासरूम का एग्जाम्पल लिया था। फिर मैंने कहा था कि सीमा बिंदु समुच्चय का हो भी सकता है और नहीं भी। और सबसे पहले तो आपको चाहिए समुच्चय। अब समुच्चय कहाँ से लेना है आपको? क्या पढ़ रहे हो? रियल एनालिसिस। तो वो जो सेट लेंगे वो किसका सबसेट लेंगे? आर का। ठीक है, माना क्या? माना ए सबसेट ऑफ आर तथा एक ऐसा है एरिक्ट, यानी कि नॉन एम्प्टी। एक नॉन एम्प्टी सेट है और वो भी किसका सबसेट है? आर का। ठीक है, तब एक बिंदु, एक पॉइंट, एक बिंदु क्या? अल्फा। अल्फा किसका एलिमेंट है बोलो? आर का। एक बिंदु अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये आर में ही जाएगा, ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, लेकिन आर में तो जाएगा ही जाएगा। एक बिंदु अल्फा बिलोंग्स टू आर, ए का। किसका? ए का। ए आर में जा रहा है, अल्फा जो सीमा बिंदु वो आर में जा रहा है, ए में जा भी सकता है और नहीं भी, तो मैंने आर का लिखा है। एक बिंदु अल्फा बिलोंग्स टू आर, ए का सीमा बिंदु कहलाता है। सीमा बिंदु कहलाता है यदि, भाई कैसा बिंदु कहलाएगा? सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक, चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो, अल्फा के प्रत्येक या अल्फा का एक ऐसा, अल्फा के प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश में अल्फा के अलावा उस सेट के अनंत बिंदु विद्यमान हो। मैंने क्या कहा? अल्फा के प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश, प्रतिवेश यानी कि नाइबरहुड, अल्फा के प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश में अल्फा के अलावा, किसके अलावा? अल्फा के अलावा समुच्चय ए के अनंत बिंदु विद्यमान हो। अनंत बिंदु क्या हो बोलो? विद्यमान हो। अर्थात कहने का मीन क्या हुआ? हाँ भाई, किसका प्रतिवेश लेना है बताना? अल्फा का प्रतिवेश। तो अल्फा का प्रतिवेश लेना है तो अल्फा में से क्या घटाया? एप्सिलॉन। और अल्फा में क्या जोड़ा? एप्सिलॉन। अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। अब ये प्रतिवेश बना दिया और इसमें से मैंने किसको निकाल दिया? खुद अल्फा को ही निकाल दिया। अल्फा को निकालने के बाद इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में लिया मैंने? अब ए के साथ में। मैंने क्या कहा है? अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अल्फा के अलावा, मतलब इसको ही निकाल दिया। निकालने के बाद इसका इंटरसेक्शन अब किसके साथ लिया? ए के साथ में। तो बताओ कि फाई होगा क्या? नहीं होगा, नॉट इक्वल टू फाई। चाहे एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा ले लीजिए, ये नॉट इक्वल टू फाई आएगा। तो उस केस में अल्फा ए का क्या हो जाता है? सीमा बिंदु हो जाता है। अल्फा सेट ए में विद्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है भाई, समुच्चय ए के कितने बिंदु विद्यमान हो? अनंत बिंदु विद्यमान हो। तो अल्फा जो है उस केस में समुच्चय ए का सीमा बिंदु कहलाता है। ये तो हो गया एप्सिलॉन प्रतिवेश अल्फा का। और क्या निकाल दिया इसमें से? अल्फा ही निकाल दिया। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ में लिया? ए के साथ में। और वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू फाई होना चाहिए प्रत्येक एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन हम छोटे से छोटा लेंगे। एप्सिलॉन आप क्या लोगे? छोटे से छोटा।
एप्सिलॉन क्या लोगे आप, छोटे से छोटा लेंगे। लिख लिया। अब ज़्यादातर लिमिट पॉइंट का केस आए तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देना। ठीक है, लिख लिया ना सभी ने? अजी उदाहरण लिख लो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है क्या? इसका कोई भी पॉइंट लो, ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर का सेट है। इसका कोई भी पॉइंट उठाओ, माना जैसे कि 2 ले लिया, मैंने कहा कह रहा हूँ मुझे 2 लिमिट पॉइंट है, 2 ले लिया है ना, तब 2 का एक एप्सिलॉन प्रतिवेश बताओ। एप्सिलॉन बराबर सपोज कीजिए मैं 0.5 ले लेता हूँ, तो 2 में से आपने 0.5 घटाया और 2 में आपने क्या जोड़ा बोलो, 0.5। ये हो गया 2.5, ये हो गया 1.5, यानी 1.5 2.5। अब जिसका प्रतिवेश बनाया उसी को निकाल दो और इसका इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर से लो, बताओ फाई आएगा कि नहीं आएगा? जबकि क्या नहीं आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू फाई। बताओ इसका मैंने प्रतिवेश बनाया 2 का, ये आया था यहाँ से यहाँ तक, ये आया था 1.5 और ये आया था आपका 2.5, ये तो था। अब इसमें बताओ एक ही नेचुरल नंबर आ रही है, कौन सी आ रही है, 2, और एक ही नेचुरल नंबर और उसको मैंने इसमें से निकाल दिया। अब नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लिया तो बताओ कोई नेचुरल नंबर कॉमन है क्या? नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो इस केस में 2 लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 लिमिट पॉइंट नहीं है। अब 2 लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका कोई भी बिंदु लिमिट पॉइंट नहीं है, तब इसका कोई भी बिंदु, देखो लिमिट पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा गैप हो ना, जैसे नेचुरल नंबर में गैप होता है ना बहुत बहुत, तो फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। सघनता का गुणधर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नज़दीक होने चाहिए, तब इसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जब n का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो बताओ पूर्णांकों के समुच्चय जड़ का होगा क्या? वो नेगेटिव में बढ़ जाते हैं बस। होल नंबर का होगा क्या? नहीं होगा। किसी परिमित समुच्चय का हो सकता है क्या? परिमित का तो वैसे ही नहीं होगा, कल भी बताया था एग्जाम्पल। और यही बताया कि भाई इस सेट में मैंने पहले परिभाषा में बता दी कितने एलिमेंट को बनाने चाहिए, अनंत आने चाहिए। अनंत तो जब आएंगे जब सेट में ही अनंत हो, अब सेट में फाइनाइट एलिमेंट तो अनंत आ ही नहीं सकते। तो ये उदाहरण हो गया। अब कोई भी फाइनाइट सेट उदाहरण लिख लो, जैसे कि पूर्णांकों का समुच्चय z, होल नंबर का सेट w, ठीक है, जब w हो गया, z हो गया, का भी कोई सीमा बिंदु नहीं है। और कल मैंने इनको पढ़ाया था ना आपको, ये बताओ विवृत थे क्या कल? विवृत तो केवल r और फाई, और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल्स का यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन आप इनफाइनाइट टाइम ले सकते हो भले ही, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा फाइनाइट टाइम ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सब हमारे विवृत नहीं थे। इतना सा आपको ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला उदाहरण लिखो। परिमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। फाइनाइट का तो कभी होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 का कोई सीमा बिंदु नहीं है।
अनंत बिंदु कॉमन आएंगे। लिमिट पॉइंट का केस ही जब होगा कि उसमें अनंत बिंदु कॉमन आने चाहिए, कोई सीमा बिंदु नहीं है। या तो कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं होगा, अगर होंगे तो फिर अनंत पॉइंट ही कॉमन होंगे, क्योंकि हम एप्सिलॉन को कितना भी छोटा कर लें तो भी अनंत पॉइंट कॉमन आएंगे, है ना। यानी कि नोट लगा सकते हो, परमित समुच्चय का कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। अभी तक इसका कोई भी नहीं निकला। परमित समुच्चय का कोई भी बिंदु सीमा बिंदु नहीं होता। परमित समुच्चय का कोई भी बिंदु सीमा बिंदु नहीं होता है। फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता। बोलो कोई समस्या नहीं है ना। फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। अब देखिए इसके बाद फाइनाइट सेट का कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो कोई भी फाइनाइट सेट दे देगा तो उसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। अब देखिए अगला उदाहरण Q। हाँ भाई, परमेय संख्याओं के समुच्चय Q के सीमा बिंदु बताओ कितने आएंगे। परमेय संख्याओं के समुच्चय और इसी में लिख लेता हूं तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय परमेय संख्याओं के समुच्चय या फिर अपरमेय संख्याओं के समुच्चय के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय R आता है। मतलब प्रत्येक रियल नंबर सीमा बिंदु है। सही बात है गलत है? बोलो सही है गलत है? एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। परमेय संख्याओं का कोई भी समुच्चय लो, ले लीजिए भाई। देखो परमेय संख्याओं का समुच्चय ले लिया मैंने Q ले लिया है ना। Q को किस फॉर्म में लिखा जाता है बोलो, P/Q, और Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q किस में बिलोंग करते हैं बोलो, Z में। ये परमेय संख्याओं का समुच्चय। अब मैंने आपको लिमिट पॉइंट की जब परिभाषा पढ़ाई है, आपको कुछ याद आ रहा हो तो लिमिट पॉइंट जो है वो एक रियल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? रियल। वो सेट में जा भी सकता है और नहीं भी। अब मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ x, बताओ मैंने कौन सी नंबर ले ली है? x कैसी नंबर है बोलो? रियल नंबर है। अब मुझे इसको लिमिट पॉइंट चेक करना है। क्या चेक करना है? लिमिट पॉइंट। तो एक x का प्रतिवेश बनाओ, x में एक छोटी सी संख्या जोड़ो, x प्लस एप्सिलॉन एक छोटी सी संख्या घटाओ। अगर मैं इसमें से x को ही हटा दूं तो भी बताओ इसके बीच में कितनी परमेय हैं? अब अनंत परमेय। अब मैं इसका इंटरसेक्शन Q के साथ में लूं और इसमें पहले से ही परमेय है, तो इसमें ऑलरेडी अनंत परमेय आ ही रही हैं। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में लूंगा तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अनंत एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। अनंत एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे तो x कैसा पॉइंट बन जाएगा? फिर इसका लिमिट पॉइंट। x कैसा पॉइंट बन जाएगा? लिमिट पॉइंट। अब यही केस मैं अपरमेय के लिए लगा देता। किसके लिए? अपरमेय के। अगर x को मैं रियल नंबर मान लूं, अब इसका एक नाइबरहुड बनाया, इस नाइबरहुड में बताओ कितनी अपरमेय आएंगी? कितनी आएंगी? ओपन इंटरवल है ना, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत परमेय और अनंत अपरमेय होती है। अब इन अनंत अपरमेयों का इंटरसेक्शन में अपरमेय से लेता, अपरमेयों के समुच्चय से, तो उसमें भी क्या आती है? अनंत अपरमेय। तो यानी नॉट इक्वल टू 5 आता। तो इस केस में फिर भी रियल नंबर का सेट जो है वो क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट। तो प्रत्येक रियल नंबर लिमिट पॉइंट है, Q का भी और R का भी। Q का भी और R का भी। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसको। फिर इसके बाद लिखेंगे ड्राइव सेट व्युत्पन्न समुच्चय।
हाँ भाई, देखो जिनमें गैप होगा ना, वहाँ कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। एन में नहीं है, ए में नहीं है, फाइनाइट सेट में, जेड में नहीं है। क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट की पूरा रियल लाइन ही आ जाती है। और आर का तो आर आएगा ही आएगा। जब क्यू की आर आ रही है, क्यू कम्प्लीमेंट के आर आ रहे हैं, तो आर का भी आर आएगा ही आएगा। ठीक है। ओपन इंटरवल लेते हो तो ओपन इंटरवल में 0 से 1 के बीच में सारे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, और 0 और 1 भी हो जाएंगे, जबकि 0 और 1 सेट के एलिमेंट नहीं है। क्योंकि 0 का एक छोटा सा इंटरवल बना लो, उसमें भी अनंत परमे और अनंत अपरमे कॉमन आ जाती हैं। तो फिर ओपन इंटरवल 0 1 का जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 आ जाता है, और क्लोज का तो क्लोज रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से अब आप लिख लीजिए, इसको लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। क्या जी? हाँ, तो वो क्लोज का तो क्लोज ही आएगा, अभी कराऊंगा ना। देखो अब लिखो व्युत्पन्न समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय यानी कि ड्राइव सेट, ड्राइव्ड सेट। ए सबसेट ऑफ आर के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। ए सबसेट ऑफ आर के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय, ए सबसेट ऑफ आर के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, तथा इसे डी ए से व्यक्त करते हैं। डी फॉर ड्राइव सेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। इससे किसे व्यक्त करते हो बोलो? ड्राइव सेट ऑफ ए से। समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या आएगा बोलो? समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय। कोई समस्या? हाँ जी, इसको ड्राइव सेट ऑफ ए। हाँ भाई, अभी जैसे कि जेड था, उदाहरण के तौर पर मुझे बताओ, जैसे कि जेड था, जैसे कि ए बराबर, ए में मेरे पास 5 एलिमेंट थे, फाइनाइट सेट था, 1 2 3 4 5। बताओ इसका ड्राइव सेट क्या आएगा? बताओ, कोई लिमिट पॉइंट था क्या इसका? तो क्या हो गया बोलो? 5। इसका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है। दूसरा बताइए। हाँ जी, नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तब ड्राइव सेट ऑफ एन बोलो कितना आएगा? बोलो इसका कोई लिमिट पॉइंट था क्या? हाँ जी, पूर्णांकों का समुच्चय जेड, इसका ड्राइव सेट बोलो कितना आ गया बोलो? 5 आ गया। अगला उदाहरण, हाँ जी, परमी संख्याओं का समुच्चय क्यू, तब ड्राइव सेट ऑफ क्यू क्या आया था बोलो? मतलब परमी संख्याओं के लिमिट पॉइंट निकाले ना। देखो सेट छोटा है, लिमिट पॉइंट ज़्यादा है, अपर में भी तो आ गए इसमें। तो भाई जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बताओ, लिमिट पॉइंट पूरी रियल लाइन निकली है, जबकि सेट में तो क्यू क्यू है, जबकि यहाँ में तो अपर में भी आ गए। ठीक है। हाँ जी, क्यू कॉम्प्लीमेंट का सेट निकालो, ड्राइव सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, अपर में संख्या को समुच्चय, वो भी क्या आता है? आर आता है। हाँ जी, आर का तो आर आएगा ही आएगा। हाँ भाई, रियल नंबर के सेट के लिमिट पॉइंट निकालो, क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा? रियल नंबर। तो ये रियल नंबर आ जाते हैं।
क्या आ जाते हैं बोलो, रियल नंबर आ जाते हैं। बोलो कोई समस्या? अभी मैंने क्लोज सेट नहीं कराया ना, यहाँ लिख लो और उदाहरण लिख लो भले। जी ये होता ओपन इंटरवल 0 1, ए बराबर दे रखा है ओपन इंटरवल 0 1, आवाज नहीं भाई, तब ड्राइव सेट ऑफ ए कितना आ जाएगा? अरे ओपन इंटरवल है, इसके बीच की तो सघन है ना, तो प्रत्येक तो संख्या आएगी आएगी लिमिट पॉइंट, अब 0 और 1 भी आ जाएगा, तो इसका ड्राइव सेट आ जाता है क्लोज इंटरवल 0 1। देखो ये रियल लाइन है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब देखो इसके लिमिट पॉइंट 0 और 1 भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब 0 का एक छोटा सा नाइबरहुड बना लो, 0 में आप एप्सिलॉन जोड़ दीजिए और एप्सिलॉन घटा दीजिए। देखो 0 में आप एप्सिलॉन जोड़ो यानी कि 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन। अब मुझे बताइए, जबकि 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, फिर भी इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अनंत आ जाएंगे, अनंत पर में और अनंत अपर में। तो 0 भी सेट का कैसा पॉइंट हो गया? लिमिट पॉइंट हो गया। तो 0 भी सम्मिलित हो जाता है, ऐसे ही 1 भी सम्मिलित हो जाता है। लेकिन खुद अगर सेट क्लोज होता, क्लोज इंटरवल होता, अगर ए खुद क्लोज इंटरवल होता 0 to 1, तब इसका ड्राइव सेट खुद ही आ जाता है। ड्राइव सेट कितना आ जाता है? खुद ही क्लोज इंटरवल 0 1 आ जाता है। अगर ड्राइव सेट निकालना जानते हो, ड्राइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालना जानते हो तो समृद्ध को भी चेक करना जानते हो। किसको चेक करना जानते हो? समृद्ध की प्रॉपर्टी को। यानी कि इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसको समझाना है ये सभी। अभी जैसे ए निकाला था, फाइनाइट सेट है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आता है? नेचुरल नंबर का क्या था? जेड का क्या था? पूर्णांकों का समुच्चय है ना। और क्यू यानी परमेय संख्याओं का समुच्चय क्या निकले थे? पूरी रियल लाइन निकली थी। और क्यू कॉम्प्लीमेंट की भी क्या निकली थी? निकल रही है ना। देखो ये रियल, मैंने क्या कहा? रियल नंबर होता है लिमिट पॉइंट जो होता है। जैसे कि एक अपरिमेय संख्या है √2, पता है? अब 2 का एक छोटा सा प्रतिवेश बना, √2 में एक एप्सिलॉन जोड़ और √2 में से एक एप्सिलॉन घटा। बताओ इसमें कितनी परमें आएंगी? अब मैं इसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ में लूँ, कहाँ है? ये रहा क्यू के साथ में लूँ तो इसका इंटरसेक्शन खाली जाएगा क्या? नहीं जाएगा, अनंत एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। अगर मैंने क्या कहा, अल्फा के प्रतिवेश में उस सेट के अनंत एलिमेंट अगर कॉमन है तो वह पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। तो √2 कैसा पॉइंट हो जाएगा फिर? लिमिट पॉइंट। जबकि √2 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो √2 फिर भी क्या हो गया? लिमिट पॉइंट। तो प्रत्येक अपर में भी इसका क्या है? लिमिट पॉइंट। पर में तो है ही है, अपर में भी इसका लिमिट पॉइंट है, तो सेट ऑफ रियल नंबर आता है। सिमिलर केस की कॉम्प्लीमेंट पे लागू होता है। अब इसमें अपर में लिए, लेकिन मैं परमेय का कोई भी नाइबरहुड बनाऊं, उस नाइबरहुड में अनंत अपर में फिर आ जाती हैं, फिर उस कारण वो परमेय भी आपकी क्या बन जाएगी? लिमिट पॉइंट। तो इस लिमिट पॉइंट का सेट पूरी रियल लाइन आ जाती है। यहाँ भी ये बड़ा हो गया, यहाँ भी ये बड़ा हो गया, और यहाँ से 0 1 है, 0 से 1 तो आएंगे। अब 0 का बनाओगे तो फिर 0 भी आ जाता है और 1 भी आ जाता है, फिर क्लोज इंटरवल 0 1 का क्लोज इंटरवल 0 1 होता ही है। तो लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। जबकि देखो लिमिट पॉइंट 0 और 1 निकला है, जबकि ये सेट में नहीं है। लिमिट पॉइंट आपका यहाँ पर 2 भी निकलेगा, जबकि 2 इसमें नहीं है। यानी कि अपर में भी पर में भी निकल रही है, जबकि पर में इसमें नहीं है, और यहाँ पर अपर में भी निकल रही है, जबकि अपर में इसमें नहीं है। तो लिमिट पॉइंट सेट का हो भी सकता है और नहीं भी। यदि समस्त लिमिट पॉइंट सेट में ही चले जाएं तो वो सेट हो जाता है समृद्ध सेट, यानी कि क्लोज सेट। कैसा हो जाता है? क्लोज सेट। इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट कंटेन्ड इन द सेट,
यानी कि सेट के अंदर ही कंटेन कर जाए, तो उस केस के अंदर सेट आपका हो जाएगा क्लोज सेट। क्लोज इंटरवल अलग है, क्लोज सेट अलग है। ये तो है क्लोज इंटरवल, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, और जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित हो, और सेट अलग चीज होती है। जबकि ये क्लोज सेट है सभी की सभी जो ऊपर लिखे। कैसे रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये लिख लिया ना सभी ने? आप परिभाषा लिखेंगे समृद्ध समुच्चय की, क्लोज सेट, जैसे कि पिछली बार सेकंड ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया था। समृद्ध समुच्चय यानी कि क्लोज सेट। समृद्ध समुच्चय यानी कि क्लोज सेट। अजय इसमें लिखेंगे ए सबसेट ऑफ आर समृद्ध समुच्चय कहलाता है। समृद्ध समुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक सीमा बिंदु, ए का प्रत्येक सीमा बिंदु ए में ही विद्यमान हो। मतलब सभी सीमा बिंदु ए में चले जाएं, ए में ही विद्यमान हो। अर्थात ड्राइव सेट ऑफ ए हमेशा ए का सबसेट हो। अब भाई ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट का सेट जो है वो किसका सबसेट आ जाए? ए का सबसेट आ जाए, तब ए जो है वो कैसा हो जाएगा बोलो? क्लोज सेट हो जाता है, यानी कि समृद्ध समुच्चय हो जाता है। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि ड्राइव सेट निकाल लो, लिमिट पॉइंट का सेट, वो किसका सबसेट आना चाहिए? ए का आना चाहिए, तो वो समृद्ध हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हाई इक्वल लगा लो। यदि ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, इन दिस केस ए इज कॉल्ड क्लोज सेट। अजय हो गया ना? यदि किसी सेट का प्रत्येक सीमा बिंदु, अगर एक भी सीमा बिंदु बाहर चला गया तो फिर वो क्लोज नहीं है। अगर प्रत्येक सीमा बिंदु सेट में ही चला गया, अगर कुछ है ही नहीं तो जाएगा क्या? फिर तो वैसे ही क्लोज है। यानी कि फाई तो हमेशा स्वयं का सबसेट होता ही है, फाई ऑलवेज ए का सबसेट है या नहीं है, तो वो हमेशा क्लोज होगा। तो अब देखिए परिभाषा लिख ली ना, तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे, यहाँ उदाहरण लिख लीजिए, यहाँ ड्राइव सेट लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए आप समृद्ध है या नहीं है, समृद्ध समुच्चय है या। कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, समृद्ध समुच्चय है या नहीं है। अबे उदाहरण लिखो, पहला ए बराबर 1 2 3 4 और 5। इसका ड्राइव सेट बोलो कितना आएगा? इसका ड्राइव सेट ऑफ ए कितना आया था बोलो? 5। अब मुझे बताओ 5 हमेशा ए का सबसेट होता है कि नहीं होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो तो हमेशा स्वयं का सबसेट होता ही होता है। तो 5 हमेशा ए का सबसेट है, तो कैसा समुच्चय है? जबकि विव्रत नहीं था, जबकि कैसा है? समृद्ध। जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ही नहीं निकले, एक भी लिमिट पॉइंट नहीं निकलता, वो हमेशा समृद्ध होता है, क्योंकि वो फाई आता है और फाई हमेशा स्वयं का सबसेट होता ही होता है, तो वो कैसा समुच्चय? समृद्ध है। दूसरा, हाँ भाई, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट 1 to इन्फिनिटी। हाँ जी, ड्राइव सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना आया था? 5, और 5 हमेशा नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा? सबसेट। तो ये भी कैसा हो जाएगा? समृद्ध समुच्चय।
तीसरा, हाँ जी, पूर्णांकों का समुच्चय जेड डॉट 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 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। हाँ जी, ड्राइव सेट ऑफ जेड पूर्णांकों का समुच्चय, ये भी क्या आया था, फाई। बताओ ये जेड का सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये भी कैसा है, समृत। जिनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकल रहा वो तो सीधे ही समृत है। अजी होल नंबर का सेट ले लो, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ड्राइव सेट ऑफ डब्लू, अजी क्या हो जाएगा बोलो, फाई। फाई हमेशा डब्लू का सबसेट, तो ये भी समृत हो गया। अजी पांचवा, अजी क्यू परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू। अजी क्यू का ड्राइव सेट कितना आया था बोलो, आर आया था। अब बताओ आर क्या क्यू का सबसेट हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो ये समृत नहीं है। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू समृत नहीं है। क्यू ना तो समृत है और ना ही विवृत है। छठवा, क्यू कॉम्प्लीमेंट अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। ड्राइव सेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या निकलेगा, आर। क्या आर सबसेट होगा क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट का, इसमें तो परमेय भी आ जाएंगी, तो इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये समृत नहीं है। सातवां, अजी फिर इसके बाद निकालो खुद आर ही ले लो। ड्राइव सेट ऑफ आर, आर के तो समस्त सीमा बिंदु आर ही आएंगे, और आर स्वयं का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये कैसा है, समृत है। आर कैसा है बोलो, समृत है। अजी आठवां पॉइंट, ओपन इंटरवल ले लीजिए 0 to 1। अजी इसका ड्राइव सेट निकालो, यानी ए बराबर ले लिया मैंने इसको, है ना। तो ड्राइव सेट ऑफ ए निकालो, कितना आएगा, ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1। बताओ क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमेशा ओपन इंटरवल समृत समुच्चय नहीं होता, लेकिन क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब मैं इंटरवल को कर दूं क्लोज 0 to 1 बराबर ए। अब इसका ड्राइव सेट निकालो, वो खुद आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1, और ये खुद का सबसेट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये क्या हो जाएगा, समृत हो जाएगा। अजी दसवा, ए बराबर 1/n। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, 1/n या n+1 कुछ भी आ जाए, तो उसमें लिमिट लगा दो सीधे। हाँ जी, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू आती है बताना। ये तो आपको पता ही चल चुका है, 0 की ओर भागेगा। क्या 0 इस सेट का एलिमेंट होगा क्या, भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किस पे जा रही है, 0 पर। बताओ 1 आ रहा था, फिर 1/2 था, फिर 1/3 है, 0 की ओर भाग रहा है। लेकिन क्या 0 इस सेट का एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो ड्राइव सेट ऑफ ए जो निकल के आया है वो निकल के आया है 0। ए की लिमिट पॉइंट निकला है, वो भी क्या है, 0। और 0 इस सेट का एलिमेंट है नहीं। जब सेट का एलिमेंट नहीं है तो ए का सबसेट नहीं है, और ए का सबसेट नहीं है तो समृत नहीं है। अब ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, 1/n, n+1/n+2, n² - n-1, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, वो कभी भी समृत नहीं होगा। तो उसका जो लिमिट पॉइंट निकलेगा वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकलता है, और इन्फिनिटी को आप जानते नहीं, यानी इसकी ओर भाग रही है वो अनुक्रम, और इसकी ओर भाग रही है तो वो पॉइंट की ओर भागेगी, और वह उस सेट का एलिमेंट है नहीं, और वह उस सेट का एलिमेंट है नहीं, तो उस केस के अंदर वह उसका सीमा बिंदु नहीं है। अजी 11वां, जैसे कि ये होता है अब आपके पास, हाँ भाई, n+1/n+2। बोलो इसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा, बोलो बोलो। हाँ भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखो, इसमें कितना आएगा, देखो बनाएगा ना, है कहाँ 1/2 आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन निकाल दो, ये बनेगा 1 + 1/n, और ये 1 + 2/n। ये 0, ये 0, 1/1 1 आ गया, 1 आ गया, तो इसका लिमिट पॉइंट आया है 1, वो भी इन्फिनिटी पर आया है, तो ये ए में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये समृत नहीं है। ये ए में नहीं जाएगा, ये समृत नहीं है। आज एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 12वां, ए बराबर अजी -1n, ये तो समृत हो जाएगा। एक कहाँ जा रहा है, लगाओ, एक कहाँ चला जाएगा बताओ।
लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, एन का मान 1 रखा था तो वो आया था 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, डॉट 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 अनंत पे जाके नहीं जब हमें 1 मिलेगा। अब अनंत तक आप पहुंच नहीं सकते, यानी 1 की ओर भाग तो रहा है, अंत में हमें 1 मिलेगा, लेकिन 1 आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 1 की ओर भागेगा, लिमिट पॉइंट तो 1 आया है, लिमिट पॉइंट तो 1 आया है, लेकिन 1 आने के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि सेट का एलिमेंट है या नहीं है। तो इस कारण सेट का एलिमेंट नहीं है, और सेट का एलिमेंट नहीं है तो ए में जाएगा ही नहीं, एक ही है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालो, एक ही निकलता। एक और लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद लिखते रहना। हाँ जी, इस पे लगाओ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 की पावर n। अब n सम हो सकता है और विषम हो सकता है। अब अनंत अगर सम हो जाए तो 1 आ जाएगा, और विषम हो जाए तो -1। यदि n कैसा हो सम और n कैसा हो विषम, बोलो इसके कितने लिमिट पॉइंट आए? 2 आए। तो ड्राइव सेट ऑफ ए 2 लिमिट पॉइंट आए, करली ब्रैकेट में लिखना -1 और 1। अब मुझे बताओ ये दोनों ए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? n का मान 1 रखो, -1 आ गया, n का मान 2 रखो, +1 आ गया, n का मान 3, -1 फिर +1। ये दोनों जो लिमिट पॉइंट है वो किस में जा रहे हैं? ए में जा रहे हैं। तो ये किसका सबसेट हो गया? ए का। तो ये कैसा समुच्चय है? समृद्ध है। लिख लो अब इसको, बड़ा करूं थोड़ा, कहां तक लिख लिया? लिख लो लिख लो, इनसे बाहर तो कहाँ जाएगा? कोई आएगा तो आप ध्यान रख लेना, ऐसा 1/n में या ऐसा आता है तो लिमिट लगा देना इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अप्लाई कर देना। क्या रिजल्ट है? एक दो वो लिखाऊंगा। कल मैंने कराया था आपको इनफाइनाइट आर्बिटरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और व्हाट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, उसका उल्टा कर देना। अब यहाँ आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। यूनियन फाइनाइट हो जाएगा अब यहाँ, और इंटरसेक्शन आर्बिटरी हो जाएगा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। वहाँ क्या दिया था एग्जामिनर ने? शायद यूनियन दिया था इनफाइनाइट बार, एग्जामिनर ने यूनियन दे दिया इनफाइनाइट बार, वो भी क्लोज सेट्स का। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि क्लोज तो आएगा ही नहीं। किसमें? हाँ, एन वाली कंडीशन में डायरेक्ट रख दो, बस ड्राइव सेट आ जाता उससे। वन प्लस 1/n का वो आएगा 1 आएगा, डायरेक्ट रखो, लिमिट पॉइंट निकालो, पर 1 उस सेट का एलिमेंट है नहीं। हाँ, अभी नीचे करें, ठीक है, लिख लो इसको। कर रहा हूँ 1 मिनट कर रहे हैं 1 मिनट। 1 + 1/n का लिमिट पॉइंट 1 आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, और 1 उस सेट का एलिमेंट है नहीं, तो क्लोज तो नहीं होगा। क्लोज तो ऐसा कोई नहीं है -1 की पावर n को छोड़कर। ठीक है भाई, शेष क्लास लेंगे हम आपकी कल। कल अनुक्रम स्टार्ट हो जाएगा आपका, कल अनुक्रम श्रेणियों का विसरण स्टार्ट हो जाएगा।